नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हेलो डॉक्टर की एक और कड़ी में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे दिमाग से जुड़ी हुई कई खास बीमारियों के बारे में। एक सबसे कॉमन बीमारी जो है हमारे न्यूरोलॉजिकल इसमें हमें देखने को मिलती है, आजकल सबसे कॉमन देखने को मिलती है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। क्या होता है ये ब्रेन स्ट्रोक? कितना फास्ट इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए? क्या क्या इसकी सिम्टम्स है और इससे कैसे बचा जाए? आज इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूसीएन के स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर पराग रमेश राव अराधे, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी है केयर हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यूसीएन स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो सर एक छोटा सा एक ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है स्ट्रोक, क्या रीज़न होते हैं इसके? देखिए, स्ट्रोक मतलब लकवा या पैरालिसिस, जो कि हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं जी। स्ट्रोक में दिमाग के अंदर जाने वाली जो खून की नसें रहती है उसमें ब्लॉकेज होने के कारण या वो नस फट जाने के कारण ब्रेन के अंदर जो डैमेज होता है उससे अचानक से इंसान के हाथों में पैरों में कमजोरी आ जाना या फिर दिखाई देने में, बोलने में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं, जिसे हम लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं। ओके। तो सर इसके मोस्टली लक्षण और क्या क्या हो सकते हैं? इसको थोड़ा सा विस्तार में आप बताएंगे क्या क्या लक्षण है? जब दिमाग के अंदर जाने वाली जो खून की नस है वो चोक होती है या वो फट जाती है, तो जो ब्रेन में डैमेज होता है उसके कारण शरीर का एक हिस्सा, जैसे कि एक हाथ, पैर या चेहरा, इसमें कमजोरी आ जाएगी, चेहरा तिरछा हो जाएगा, बोलने में उनको दिक्कत होगी, जैसे कि आवाज़ का लड़खड़ाना या टोटली बोलना बंद हो जाना, बोलने में दिक्कत होना, ये सिम्टम हो सकते हैं। या दिखाई देने में दिक्कत होना, जैसे अचानक से उनका विजन लॉस हो जाएगा, या चलने में बैलेंस गड़बड़ा जाता है, चलने में उनको लगता है कि वो एक साइड में गिर रहे हैं। ये सारे लक्षण हमें स्ट्रोक में दिखाई देते हैं। ओके। तो नॉर्मली सर अगर किसी को पता करना है कि अगर थोड़े से लक्षण अगर पता करने हैं कि अगर हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो, अगर एक एज एन आम आदमी, अगर मैं आपसे एज ए लेमैन पूछूं कि मुझे क्या क्या अपने बॉडी में सिम्टम्स देखने चाहिए कि हो सकता है कि आगे जाके मुझे ब्रेन स्ट्रोक आए, तो मैंने पहले ही चेकअप करवा लेना चाहिए? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए जो मेन रिस्क रहता है, जैसे ही पेशेंट को हमेशा अपना बीपी हो गया वो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ये एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक के लिए। दूसरा होता है शुगर, डायबिटीज़, जो कि बढ़ने के कारण, शुगर बढ़ने के कारण जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है ब्रेन की, वो अंदर से डैमेज होती है और स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है। उसके अलावा अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन से 6 से 10 गुना ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहिए, ताकि अगर ये सारी चीज़ों में कोई भी खराबी है तो वो एट रिस्क है स्ट्रोक होने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए। और अगर ऐसी कोई भी समस्या है, बीपी है, शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो हमें तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और वो रेगुलर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने 2 महीने लिया, 3 महीने लिया और फिर बोला कि अभी मेरा ठीक हो गया, मैंने बंद कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए सर। लेकिन जैसे किसी को अगर स्ट्रोक आया या हमारे आसपास कोई पेशेंट है, अगर मुझे लग रहा है इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है, पैरालिसिस का एकदम से वो गिर गए हैं, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए सबसे पहले? तो देखिए, पहले तो स्ट्रोक सिम्टम हम कैसे पहचानें जी। इसमें एक निमोनिक हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बी फास्ट। बी मतलब बैलेंस। अगर कोई इंसान जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था और अचानक से वो चलते चलते उसका बैलेंस जा रहा है, या फिर उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उसका फेस तिरछा हो गया है, एक साइड में खिंचा जा रहा है, उसके आर्म में कमजोरी आ रही है, मतलब दोनों हाथ को सामने रखने से एक हाथ नीचे जा रहा है, हाथ की ग्रिप नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में, या बोलने में उनको दिक्कत हो रही है, आवाज में तुतलाहट, या बोलना उनका बंद हो गया है, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम अचानक से शुरू होते हैं तो वो स्ट्रोक रह सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ब्रेन में जब खून का बहाव रुकता है तो उसके कारण ब्रेन में अंदर की जो सेल्स रहती है, न्यूरॉन्स रहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको हम समय रहते अगर उसका इलाज शुरू करेंगे तो हम उनके ब्रेन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को, उनके सिग्निफिकेंट हाथ के मतलब फंक्शन को हम बचा सकते हैं। उसके लिए पेशेंट का तुरंत अस्पताल पहुंचना, जहाँ पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, वो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक तो इस प्रकार के सिम्टम जैसे ही आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा घरेलू उपचार
करने में जुट जाते हैं कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कोई तेल से मालिश कर देता हूँ या फिर कुछ और चीजें कर देता हूँ। इवन गांव में अगर जाएंगे तो वो लोग मिट्टी का तेल भी पिला देते हैं कि अच्छा। उससे पेशेंट ठीक होगा, लेकिन उसमें पेशेंट को नुकसान ज्यादा होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम रहता है वो लॉस होता है। बिल्कुल। जो एक बहुत गोल्डन आवर है वो हमारा निकल जाता है, जिस ये दौरान बात है। ब्रेन में एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए जब भी इस प्रकार के सिम्टम आपको आपके परिजनों में, कोई पहचान के लोगों में लगते हैं, तो हमें तुरंत ऐसे अस्पताल पहुंचना चाहिए जहां पे स्ट्रोक की सारी फैसिलिटी हो, सिटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट को तुरंत हम डायग्नोस कर सके कि एग्जैक्ट क्या किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्या हो रहा है, और उसका इलाज तुरंत शुरू कर सके। ओके। एक तो ये हमने बात कर ली कि अब किसी और को स्ट्रोक आया, लेकिन अगर खुद का भी अगर ध्यान रखना है तो अपने लाइफस्टाइल, मोस्टली अगर मैं जानूं कि क्या-क्या लाइफस्टाइल के जो आदतें हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है, तो वो क्या-क्या चीज़ें होगी डेली लाइफस्टाइल में? डेली लाइफस्टाइल में लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे कोई एक्सरसाइज ना हो, वॉकिंग ना हो, जी। तो उससे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। बीपी अगर हायर साइड पे है, कोलेस्ट्रॉल हायर साइड पे है, तो वो जी, एक जी। रिस्क बढ़ता है। तो हमें एक रेगुलर योगा करना, मेडिटेशन करना, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करना, जी। तो ये आदतें हमारे हमें कार्डियोवास्कुलर हमारी जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम कर सकती है। बिल्कुल। उसी तरह से जो एडिक्शंस रहते हैं, जैसे सबसे बड़ा एडिक्शन तो स्मोकिंग का है, क्योंकि स्मोकिंग के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ड्रिंक है, अल्कोहल है, ओके। तो ये चीज़ों को भी हमें स्टॉप करना चाहिए, तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों से ये रिस्क हाई रहता हो बढ़ सकता जाता है, बढ़ बढ़ जाता जाता है। कोई ऐसा सुपर फूड है सर जो खाने से हम प्रिवेंट कर सके अपना ब्रेन स्ट्रोक या ऐसी कोई आने वाली नहीं, कार्डियोवास्कुलर बीमारियां? हम ये सोचे कि जो हेल्दी डाइट है, जी। नॉर्मल हेल्दी डाइट, जो जंक फूड है वो सारी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली है। जो हेल्दी फूड है ना, जिसमें भरपूर ताजी हरी सब्जियां, फ्रूट्स, उसी तरह जो अपना नॉर्मल डाइट रहता है वो हम अगर लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा सेफ रहेगा, हेल्दी डाइट ही हेल्दी नॉर्मल डाइट, और डेली जंक डाइट फॉलो फूड रखें। टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे कोलेस्ट्रॉल और वो सारी चीज़ें बढ़ेगी जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ाएगी। ओके। तो सर स्ट्रोक के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं? डेफिनेटली जो स्ट्रोक होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रेन के अंदर जाने वाली जो खून की नस है, बिल्कुल। उसके अंदर अगर खून का थक्का और कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है, तो आगे वाले ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा कुछ बिल्कुल। एरिया को, उसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं। अगर वही ब्लड वेसल अगर बर्स्ट हो जाती है तो अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो ब्लीडिंग हो जाएगा, जाती है। तो वो हेमरेजिक हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें दो टाइप के स्ट्रोक हो जाते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर क्लॉटिंग बोलेंगे, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज बोलेंगे। ओके। दोनों में लगभग सिम्टम सेम रहेंगे। क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना डॉक्टर करते हैं, उसमें बीपी कैसा है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है, बाकी सब चीज़ों से। लेकिन फिर भी जब भी इस प्रकार के स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो तुरंत उसे एक ब्रेन का इमेजिंग, जैसे आइदर एक सिटी स्कैन और एमआरआई कराने का एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि उसमें हमें यही डिफरेंशिएट करना रहता है कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्लॉटिंग हुआ है या हेमरेज हुआ है, क्योंकि उस लाइन पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि पेशेंट को हमें क्या करना, किस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, यस, क्योंकि वो हेमोरेजिक वो ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो हेमरेजिक जाता हो है। तो हमें खून पतला रखने की दवाइयाँ वो सारी चीज़ें नहीं देनी है। उस कंडीशन में हमें उसका बीपी और बाकी चीज़ें कंट्रोल करना है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो लाइन है वो डिफर करती है। लेकिन जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो सिम्टम लगभग सेम रहते हैं। तो जैसे मिनी स्ट्रोक भी एक काफ़ी ज़्यादा सुनने प्रचलित है, सुनने में आता है कि मिनी स्ट्रोक था। देखिए ज़्यादा कोई- तो इसमें क्या होता है, डिफरेंस है? काफी बार जो मिनी स्ट्रोक है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक मेडिकल लैंग्वेज में। जी। इसमें क्या होता है, जो हमने इस्चेमिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी बोली कि जिसमें ब्रेन के अंदर खून की नस है, उसमें क्लॉट होने के जमने के कारण ब्रेन को खून का सप्लाई नहीं मिला, नहीं तो मिल पेशेंट रहा को सिम्टम आएंगे। यस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के जो सिम्टम रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, मतलब एक आधा क्लॉट खून की नस में फंसा तो उसके कारण ब्रेन का फंक्शन जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया। उस टाइम पे पेशेंट को अचानक से वीकनेस आया, लेकिन थोड़ी देर में वो क्लॉट अपने आप ब्लड के फ्लो के कारण और बीपी के कारण वापस वॉश आउट हो खुल गया, तो गया। पेशेंट थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। जी। तो ऐसी स्थिति में या इस प्रकार के पेशेंट्स में वापस से स्ट्रोक होने की जो रिस्क है वो बहुत हाई रहती है। मतलब नेक्स्ट 7 डेज टू 30 डेज में पेशेंट इस प्रकार के टीआई होने के बाद में वापस से स्ट्रोक हाई रिस्क पीरियड होता है और वो। जो स्ट्रोक होगा फिर वो बड़ा स्ट्रोक होगा। तो इसलिए अगर इस प्रकार के कोई भी सिम्टम होते हैं तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
तुरंत उसमें इमेजिंग करके जो दवाइयाँ है वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उससे होने वाला जो स्ट्रोक है हम अवॉइड कर सकते हैं। एक तरह से ये समझिए कि ये एक ट्रेलर है। जैसे मैं ये बोलूंगा कि भाई आपको एक आधी मूवी का आपने ट्रेलर देखा और आपको पता चला ये मूवी खराब है, फिर भी आप वो मूवी में नहीं जाओगे। उस प्रकार अगर वो किसी को टीआई हुआ है तो आपने तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, ताकि वो होने वाला जो स्ट्रोक है, जो बड़ा स्ट्रोक है, वो हम अवॉइड कर सके। ओके और एक और चीज़ है, लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोक से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मतलब कंफ्यूजन होता है कि कभी किसी को सीजर आए या फिट्स आए तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं है, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तो क्या सीजर और ब्रेन स्ट्रोक में कुछ डिफरेंस है या नहीं? कितना रिलेशन है? सीजर या फिट आना यह एक सिम्टम है जो कि अलग अलग कारणों से हो सकता है। उसमें जो ब्रेन में जो क्लॉट होते हैं या ब्रेन में जो हेमरेज होता है उसके कारण भी सीजर्स आ सकते हैं। बट सीजर का जैसे कोई किसी पेशेंट को अगर सीजर आता है तो अगर वो थोड़ी देर में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और उसको अगर कोई वीकनेस नहीं रह रहा है तो हम उसको फिट की बीमारी बोल सकते हैं। अगर रिपीटेड हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में उसकी दवाइयाँ या इलाज हमको फिट के लाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कभी कोई हेमरेज ब्रेन हेमरेज हो रहा है या ब्रेन में क्लॉट हो रहा है, उसमें भी सीजर्स आ सकते हैं, तो वो एक सिम्टम हो गया उसके साथ। लेकिन कोई भी इस प्रकार का सीजर हो रहा है और अचानक से पहली बार हो रहा है तो हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसका अंडरलाइन क्या कॉज है। मतलब फिट अगर आई है तो फिट के कई कारण है, ब्रेन में ट्यूमर रहने से लेके तो ब्रेन में क्लॉट मतलब स्ट्रोक होने तक, या फिर ब्रेन में सिंपल हमारे शरीर में कोई नमक की मात्रा कम ज्यादा होने से भी सीजर आ सकते हैं। तो अगर किसी को सीजर्स आया है तो उसको डॉक्टर को दिखाएंगे तो जो इवेल्युएशन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे उसका कारण पता चलेगा। तो मतलब सीजर है इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन स्ट्रोक ही है, ब्रेन स्ट्रोक में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ओके और लेकिन एबनॉर्मल रहा तो ही, जैसे कुछ लोगों को सीजर का प्रॉब्लम रहता भी है, जेनेटिक भी रहता है, जिसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को अपनी दवाइयाँ जो है वो रेगुलर लेनी चाहिए। काफी बार ये देखा जाता है कि दवाइयाँ रेगुलर लेते नहीं है, उसके कारण फिट्स बार बार आते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये चाहिए कि दवाइयाँ रेगुलर ले और जो डॉक्टर बताते हैं उस डोज में ले, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर जैसे कार्डियक डिजीजेस है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, ये सब काफी लोग हेरिडेटरी भी मानते हैं कि आपके ब्लड में, मतलब आपके फैमिली में किसी को है तो आपको भी होने की चांसेस ज्यादा है। तो क्या स्ट्रोक के साथ भी ऐसा है? स्ट्रोक में भी डेफिनेटली फैमिलियल टेंडेंसी जरूर होती है, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है। अगर उस प्रकार का है तो अगर हम टाइम रहते अगर सारी उसकी वर्कअप करा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें यही सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जो हमने डिस्कस किए, तो हम अगर उनका ट्रीटमेंट टाइम से शुरू करें तो हम वो जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं। ओके। तो सर मोस्टली ब्रेन स्ट्रोक के कितने %, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स या कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, मतलब कितने लेवल पे बढ़ता जा रहा है अभी? अगर देखिए वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो स्ट्रोक एक लीडिंग कॉज है डेथ एंड मॉर्बिडिटी का। डेथ मतलब ब्रेन में ब्रेन हेमरेज होना, सबअरेक्नोइड हेमरेज होना या लार्ज स्ट्रोक होना, उसके कारण पेशेंट की डायरेक्टली स्ट्रोक के कारण भी डेथ होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट को एक हैंडीकैप बन जाते हैं, वो डिपेंडेंट बन जाते हैं दूसरे पेशेंट्स के ऊपर, है ना। उसके कारण ये जो स्ट्रोक रहता है उसका हमें टाइम रहते इलाज करना जरूरी रहता है। ओके। और कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा प्रोन रह सकता है रिस्क फैक्टर में अगर देखा जाए तो? यूजुअली स्ट्रोक को पहले माना जाता था कि ये एक ओल्ड एज की बीमारी है। ओल्ड एज जैसे 60 से 50 के ऊपर जब होता है तो उनमें स्ट्रोक होता है। लेकिन आजकल इवन यंग एज में ये सारी चीजें अपने को दिख रही है, यंग एज में, क्योंकि ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस है, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके कारण ये रिस्क बढ़ गया है। ओके। तो सर अपने नागपुर में क्या क्या फैसिलिटीज ट्रीटमेंट की, प्रिवेंशन की क्या क्या अवेलेबल है, उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जब स्ट्रोक होता है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे के अंदर अगर पहुंचता है तो पेशेंट्स को हम एक दवाई दे सकते हैं जिससे ब्रेन के अंदर अगर क्लॉट हुआ है तो वो क्लॉट को हम पिघला सके, ताकि जो डैमेज है ब्रेन का जो उसको हम मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके, जिससे पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो, जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। उसके लिए जो हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहना जरूरी है। एक तो आईसीयू का सेटअप जरूरी है, सिटी स्कैन, न्यूरोलॉजिस्ट रहना, एक क्रिटिकल केयर के लोग रहना, ये जरूरी है। तो इसलिए अगर कोई भी इस प्रकार के सिम्टम होते हैं तो एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जो होता है जहाँ पे ये सारी सुविधा है। उसके अलावा अगर समझ लो लार्ज क्लॉट अगर ब्लड वेसल में फंसा हुआ है जिसके कारण स्ट्रोक हुआ है
तो उसमें आज हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आया है तो उसे हम कैथ लैब में लेके पेशेंट के ब्लड वेसल में अंदर जाके जो क्लॉट फंसा है उसको भी रिट्राइव कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंदर कोई क्लॉट फंसे है, जो जैसे कभी कभी खून की जो नसें ब्रेन की तरफ जाने वाली वो स्टिनोज रहती है, उसमें क्लॉट रहता है जिससे ब्रेन की तरफ का खून का बहाव कम रहता है, तो उसमें हम स्टेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी जो इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी की जो सुविधाएं है ये सारी आज हमारे पास अवेलेबल है। एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के नाते सारी जो स्टाफ रहता है वो उसमें ट्रेंड रहता है कि स्ट्रोक के सिम्टम को पहचानना, उसकी सीरियसनेस को पहचानना, तुरंत उसमें एक्शन लेके पेशेंट की इवैल्यूएशन करना और सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके तुरंत डॉक्टर का वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। बस जरूरी ये रहता है कि पेशेंट अवेयर रहे कि उसके सिम्टम ये स्ट्रोक के है। अगर भले ही स्ट्रोक के ना हो, लेकिन अगर वो हॉस्पिटल पहुंच गया और एक बार ये पता पड़ गया कि ये स्ट्रोक नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रोक की सिम्टम है और अगर हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो ब्रेन का एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज का कॉज हो सकता है। देयर इज अ गुड चांस फॉर दैट। तो लेकिन स्ट्रोक की बात चली रही है सर, और अगर मैं लेमैन, एज अ आम आदमी अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मैं घर पर हूँ या कहीं बाहर हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रोक आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? तुरंत में मैंने क्या क्या चीज़ करनी चाहिए? तुरंत में जो भी आपके साथ है या आपको एक मतलब हॉस्पिटल का जो एक नंबर रहता है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर रहती है, उसमें कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचने की ये प्रयास करना चाहिए। आजकल हर जगह हम लोग मतलब एक उसमें कैंपेन करते हैं और एक नंबर हर जगह डिस्प्ले होते रहता है कि अगर इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तो हमें टाइम नहीं गंवाना चाहिए, उस नंबर पे कॉल करके हमें तुरंत एम्बुलेंस है उसके थ्रू हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। पहुंचना जरूरी है, इंस्टेंट पहुंचना जरूरी है, जितना जल्दी हो सके। जो भी ब्रेन को हमें बचाना है उसकी हमारे पास जो एक टाइम विंडो है, जो गोल्डन आवर्स है, वो पहले 3-4 घंटे है। अगर उसके बाद अगर पहुंचते हैं तो शायद मतलब ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली होगा, ऐसे नहीं है कि जो पेशेंट बाद में आएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन तब तक पेशेंट के ब्रेन में एक सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया रहता है, जिससे उसकी जो कमजोरी है वो बढ़ जाती है, पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके प्रोफेशन पे, उनके अर्निंग पे, है ना, आगे आने वाली लाइफ पे अफेक्ट करती है। इसलिए इन चीज़ों को सीरियसली लेके जब भी इस प्रकार के सिम्टम लगते हैं अपने परिजनों में, तुरंत अस्पताल में पहुंचने से हम उसमें ट्रीटमेंट आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर स्ट्रोक के बाद की अगर बात करें, मतलब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट के बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी में? देखिए, ट्रीटमेंट के बाद यूजुअली पेशेंट को जो वीकनेस रहता है, जैसे हाथ या पैर में कमजोरी है या फिर बोलने में दिक्कत है या चलने में इम्बैलेंस है, खाना खाने में, निगलने में प्रॉब्लम है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो सिम्टम्स रहते हैं ये स्ट्रोक के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन के अंदर की सूजन कम होती है और अंदर जो डैमेज कंट्रोल होता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार आना शुरू होता है। इसमें लगभग 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि कितना रिकवरी होगी, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर का डैमेज कितना है। बिल्कुल। अगर ब्रेन के अंदर एक सिग्निफिकेंट एरिया डैमेज हुआ है, लार्ज क्लॉट हुआ है, तो रिकवरी जो रहेगी वो ऑप्टिमम नहीं रहेगी। अगर डिले हुआ है तो ऑप्टिमम नहीं रहेगी, क्योंकि उतना ब्रेन डैमेज हो जाता है। और फिर जो रिकवरी रहती है उसमें, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती जाती है, जो कि पहले 3-4 महीने में, 6 महीने में होती है। उसमें सबसे अच्छा रोल रहता है एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी का। जो फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन होता है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इस दौरान भी ये देखा जाता है कि पेशेंट या रिलेटिव्स ये सोचते हैं कि मैं किसी प्रकार का कोई तेल लगाऊंगा या फिर कोई इंजेक्शन लगाऊंगा, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार का कुछ करने से तुरंत रिकवरी हो जाएगी या कुछ ज़्यादा रिकवरी होगी, लेकिन इस प्रकार से ऐसे नहीं होता है। हमें ऐसे पेशेंट्स में पूरी मेहनत करनी पड़ती है ताकि उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो सके, जिसको हम स्पीच थेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी से उनके हाथ पैर में जो कमजोरी है उसको रिकवर करने के लिए हमको उनको ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन देना पड़ता है, ताकि पेशेंट एक इंडिपेंडेंट हो सके। हमारा मैक्सिमम एम ऐसे पेशेंट में जहाँ पे थोड़ा डेफिसिट रह गया है, वीकनेस रह गया है, हमारा एम क्या रहता है कि पेशेंट मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो सके।
ताकि वो खुद की जो केयर है, डेली एक्टिविटीज है, डेली रूटीन की एक्टिविटी है, वो कम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 से 6 महीना जो है रिहैब को मिला के आप बता रहे रिकवरी का या रिहैबिलिटेशन उसके बाद? तो रिहैब कितना टाइम के बाद शुरू होना चाहिए और कितना जरूरी है ये? नहीं, यूजुअली जब पेशेंट अस्पताल में एडमिट होते हैं तो जैसे एडमिट होंगे, एक बार वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया तो उनकी सारी चीजें जो रहती है फिजियोथेरेपी की, वो अस्पताल से ही शुरू कर दी जाती है। ओके। हमारा काम यह है कि जब हम घर जाएंगे तो वो सारी चीजों को और एक्टिवली और अग्रेसिवली हम करें, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ओके। और फैमिली को, अगर कई लोग सोचते हैं ना कि घर पे ही हम लोग कोशिश कर ले, जैसे आपने भी बताया कि लोग घर पे ही करने का सोचते हैं, तो फैमिली को क्या तैयारी रखनी चाहिए? अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है और अभी ट्रीटमेंट इंस्टेंटली हो, तो उन्होंने क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, कितने टाइम तक केयर गिवर्स रहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक भी रहता है और टाइम भी देना पड़ता है, और एक प्रॉपर फुल नर्सिंग केयर ही घर के लोगों को करनी पड़ती है। मतलब डिपेंड करता है स्ट्रोक कितना बड़ा है, लेकिन एक फुल नर्सिंग केयर ही करनी पड़ती है। उसमें अगर समझ लो एक घर का कमाने वाला इंसान को स्ट्रोक हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि उस घर में कितना प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसकी रोजी रोटी तो सब उस स्ट्रोक के कारण रुक जाएगी। तो लेकिन हमारे पास एक बार अगर स्ट्रोक हो गया है, उसके बाद जो इलाज का मेन जो ये रहेगा, उसमें एक रिहैबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ में जो घर के लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एक्सरसाइज या जो फिजियोथेरेपी या स्पीच थेरेपी करने में, तो उससे डेफिनेटली पेशेंट को फर्क पड़ता है। ओके। तो ये करते रहना चाहिए और घर पे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए। मतलब फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में चल रही है, सेंटर में चल रही है, वो तो है, घर पे भी दिन भर प्रैक्टिस वो जरूरी हो जाता है, घर वालों को भी समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन सर, स्ट्रोक के बाद अगर बात किए तो लोगों को जो है कौन कौन सी दिनचर्या जो है अपनानी चाहिए जिससे स्ट्रोक कम हो, या स्ट्रोक के बाद जो है डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए? स्ट्रोक अगर हो गया है, उसके बाद अच्छी रिकवरी हो गई है, तो डेफिनेटली उसके बाद जो भी दवाइयाँ उनकी रहती है, जैसे अगर क्लॉट हुआ है ब्रेन में, तो उसके बाद उन पेशेंट्स को हम लोग खून पतला रखने की दवाइयाँ, बीपी शुगर की दवाइयाँ लेने के लिए बोलते हैं। यूजुअली ये जो दवाइयाँ रहती है, ये इनको हमेशा रेगुलर कंटिन्यू करनी चाहिए, कंटिन्यू लेना चाहिए, ताकि जो रिस्क है स्ट्रोक होने का वो कम से कम हो सके। रेगुलर अपना जो एक एक्सरसाइजेस और जो वॉकिंग वगैरह रहता है, वो एक रेगुलर रखना चाहिए। रेगुलर अपने चेकअप्स, जैसे शुगर का चेकअप हो गया, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप हो गया, वो एक पीरियोडिक पीरियड पे डॉक्टर से मिलते हुए उनको रेगुलर करते रहना चाहिए, ताकि जो रिकरेंस स्ट्रोक है वो हम अवॉइड कर सके। तो रिकरेंस की अच्छी बात की है सर। ये रिकरेंस कितना होने के चांसेस होते हैं अगर एक बार स्ट्रोक हुआ तो? डेफिनेटली रिकरेंस होने के चांसेस डिपेंड करते हैं कि आपके ये सारे जो पैरामीटर्स है वो कैसे रह रहे हैं, या फिर अंडरलाइन कोई और कॉज तो नहीं है। जैसे अगर काफी बार क्या होता है कि जो उनकी ब्रेन की जाने वाली खून की नसें रहती है वो चोक रहती है, वो बंद रहती है, जिसके कारण स्ट्रोक बार बार होते हैं, है ना, जिसमें गले से जो नसें जाती है। तो अगर उस प्रकार के कोई भी रिस्क फैक्टर मिलता है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम कैरोटिड स्टेंटिंग बोलते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट का कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे किसी को हार्ट के वॉल का प्रॉब्लम है, या हार्ट में कोई पहले एमआई हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसमें हार्ट में कभी कभी क्लॉट रहता है, या हार्ट की रिदम जो रहती है वो गड़बड़ रहती है, जो इरेगुलर रहती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, तो उन केसेस में ये रिकरेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर उस प्रकार के कोई भी रिस्क है तो डॉक्टर जब वो इवेल्युएट करेगा तो उनको वो सब चीजें दिख जाएगी, तो उस हिसाब से उनकी जो दवाइयाँ है वो एडजस्ट की जाती है। उसके हिसाब से उनकी जो खून पतला रखने की दवाइयाँ हो गई या बाकी की दवाइयाँ होगी वो बढ़ाई जाती है, ताकि वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सके। दैट्स अमेजिंग सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है सर स्ट्रोक के बारे में। लास्टली सर, जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है जिसमें पेशेंट्स के का शरीर के अंग में कमजोरी आ सकती है, विजन दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, या चलने में बैलेंसिंग जा सकता है, या आवाज़ में तुतलाहट या चेहरे के कमजोरी आ सकती है। इसलिए हमें फास्ट रहना है, बी फास्ट, ये उसका हमारा एक स्लोगन है या निमोनिक है। तो कभी भी इस प्रकार के सिम्टम दिखे तो तुरंत अस्पताल में पहुंचना है, जिस अस्पताल में स्ट्रोक की ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, जिसे हम स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं, ताकि जो मैक्सिमम पेशेंट को बेनिफिट है वो हम दे सके, ट्रीटमेंट जल्द से जल्द इलाज हो सके।
एवरी मिनट मैटर्स, है ना एवरी सर? मिनट मैटर्स। हर समय जो है, हर मिनट कीमती होता है। अगर आपको स्ट्रोक अगर कभी आया या आसपास आपके किसी को स्ट्रोक आया तो दैट्स अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। उम्मीद करते हैं कि ये सुनने के बाद हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो अवेयर रहे इस चीज़ को लेकर, एजुकेटेड रहे और जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अच्छे से लीड करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। हम लेंगे आपसे इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं अंकित अग्रवाल आपसे कहूँगा नमस्कार।